ऑफ लिविंग थिंग्स को सेंचुरीज से क्लासीफाई किया जा रहा है। सबसे पहले 1758 में कार्लस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने उस टाइम पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी न्यूट्रिशन और उनके मूव करने के तरीके की बुनियाद पर अरेंज किया था। 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर, उनकी न्यूट्रिशन हासिल करने के तरीके, उनके ज़राए, उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोड्यूस करने के मैनर्स की बुनियाद पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये एक बहुत ही यूनिक और माइलस्टोन है क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर्स में। क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासीफाई करना, यानी कि चीज़ों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तरतीब देना। मिसाल के तौर पर आप लाइब्रेरी में हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ बुक्स का ढेर लगा है। आपको ये कहा जाता है कि इन बुक्स को अरेंज करें। अब आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपको कोई चीज़ ढूंढने में आसानी हो, आप एक तो बुक की कोडिंग कर देते हैं और दूसरा इन बुक्स को उनके सब्जेक्ट के लिहाज से अरेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्कूल की लाइब्रेरी है तो आप वहाँ पर साइंस की बुक्स एक साइड पर तरतीब देंगे, इसके अलावा मैथ्स की बुक्स एक साइड पर, कहानियों वाली तमाम किताबें एक साइड पर अरेंज करेंगे और इसी तरह उन बुक्स के ऊपर कोई ख़ास कोड लगा देंगे जिससे आप उनको लोकेट कर सकें, जिससे आपको उनको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उस टाइम पर मौजूद थे उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला ग्रुप है मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है, यानी कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल था जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और जिनमें सेल वॉल्स मौजूद नहीं होती हैं, जबकि कुछ में सेल वॉल मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि अपनी खुराक कुछ खुद बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खुराक बनाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। इन्हें कॉस्मोपॉलिटन्स बोला जाता है और इनकी यहाँ आते हैं। इसके अलावा सायानोबैक्टीरियाज आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लिया जाता है जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, यानी कि अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी मौजूद होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, यानी कि ये हेटरोट्रॉफ्स होंगे। कुछ मेंबर्स इनके फ्लैजेला रखते हैं, सीलिया रखते हैं या फिर सूडोपोडिया रखते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं ये बिल्कुल बारीक धागे की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी तादाद कम होती है और लंबाई में ज़्यादा होते हैं, जबकि सीलिया बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी बाल की तरह होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बालों की तरह और बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं। इसी तरह सूडोपोडिया भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में अमीबा, एल्गी और डायटोम्स आते हैं। ज़मीन की ऑक्सीजन पैदा करने के लिए तकरीबन 71% हिस्सा जो है ऑक्सीजन का वो एल्गी सप्लाई करते हैं। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक, यानी कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर मौजूद होता है। इनका न्यूक्लियस वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होने के साथ साथ अपनी खुराक को तैयार नहीं कर पाते हैं। इनकी सेल वॉल में एक मटीरियल जिसे काइटन बोला जाता है मौजूद होता है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मौजूद होते हैं और उन ज़मीन के अंदर से या फिर उन जगहों से या हीप ऑफ डस्ट और ट्री लॉग्स जो होते हैं इनके ऊपर से जो है न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूट्रिशन को जज़्ब करने के बाद ये अपनी ग्रोथ शो करते हैं। इनमें यीस्ट और मशरूम आते हैं। किंगडम प्लांटी में वो तमाम जानदार आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ अपने सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस रखते हैं। इनकी सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती हैं। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होता है। ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमेलिया अपनी खुराक को तैयार नहीं करते हैं। ये पौधों से अपनी खुराक लेते हैं। इन्हें इनके सेल वॉल्स मौजूद नहीं होती हैं और ये इनमें न्यूक्लियस वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स बॉडी भी रखते हैं और इनमें बेतहाशा वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं। 3 हम टिडबिट्स देखेंगे। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं। पौधों की स्टडी को बॉटनी, जबकि जानवरों की स्टडी को ज़ूलॉजी कहा जाता है। ज़ूलॉजी का लफ्ज़ ज़ूओ और लॉगी से निकला है। लॉजी कहते हैं स्टडी को और ज़ूओ का लफ्ज़ जो है वो एनिमल से रिलेटेड होता है। न्यूट्रिशन हम खाने के तरीके को बोलते हैं, यानी कि उनके खाने का तरीका किस किस्म का है। सेल टाइप हम बोलते हैं कि उनके सेल्स किस तरह के हैं, क्या उनमें न्यूक्लियस वाज़े तौर पर देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, या न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सेल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि इनके सेल एक सेल पर मुश्तमिल हैं या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हैं। मूवमेंट में ये चीज़ देखी जाती है कि ये मूव किस तरह से करते हैं। रिप्रोडक्शन में इनके रिप्रोड्यूस करने का, यानी कि नए जानदार पैदा करने का तरीका देखा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया गया। इनको 5 बुनियादी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। इन ग्रुप्स में फंजाई को एक अलग ग्रुप में रख दिया गया था, जबकि प्रीवियसली जो है इसको पौधों के साथ ही स्टडी किया जाता था। इस किंगडम की एक और ख़ासियत ये है कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोनेरा जो हैं ये प्रोटिस्टा से डेवलप हुए हैं और इनको सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया गया है।
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेपरेटली क्लासीफाई करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इनके कुछ सब ग्रुप्स हैं जिनमें पौधों की क्लासिफिकेशन आती है। पौधे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पौधे जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कुछ ऐसे जिन पर फूल मौजूद होते हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, और बाकी वो जिन पर फूल नहीं ग्रो करते, इन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। ऐसे तमाम पौधे जिन पर फूल उगते हैं ये बीज भी पैदा करते हैं। इनका साइंटिफिक नाम एंजियोस्पर्म होता है, जबकि इनको मोनोकोट्स और डाइकोट्स में डिवाइड किया जाता है। मोनो का मतलब एक होता है। मोनोकोट्स को इसलिए नाम दिया जाता है कि इनके बीज में एक कोटिलीडन होता है। कोटिलीडन बीज का वो हिस्सा होता है जो कि फ्यूचर में पत्ते बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज ग्रो कराया जाता है तो बीज से जो पत्ते बनते हैं उस जगह को कोटिलीडन कहते हैं। अगर पहले दो पत्ते ग्रो करते हैं तो हम इसको डाइकोट बोलेंगे। मोनोकोट में पहले एक पत्ता ग्रो करेगा। दे ऑलवेज दे इंक्लूड लिलीज, मेज, पाम्स, ग्रास। मोनोकोट्स पूरी दुनिया के अंदर फूड प्रोवाइड करने का जरिया है। इनसे अदवायात भी हासिल की जाती हैं और इनमें ग्रासेस, कॉर्न चली आती है। इसके अलावा राइस आते हैं, वीट आते हैं। इसको याद रखने के लिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि इसमें जब बीज को तोड़ा जाता है तो इसके कितने हिस्से होते हैं। तो बीज अगर तोड़ते हैं सीड का, राइस का जो है उसको ब्रेक किया जाता है तो उसके प्रॉपर दो हिस्से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, एक ही हिस्सा होता है, इसका दरमियान में सेपरेशन नहीं होती है, तो ये मोनोकॉट्स हैं। इसी तरह डाइकॉट्स, डाई का मतलब 2 होता है। डाइकॉट्स को इसलिए नाम डाइकॉट दिया गया है क्योंकि इनके बीज में 2 कोटिलीडन्स होते हैं। इनकी तकरीबन 1,75,000 स्पीशीज़ बाकी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में सनफ्लावर और रोज़ आते हैं। कोटिलीडन को अगर पहचानना चाहते हैं तो इनकी पहचान के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर पहले में एक कॉर्न का बीज, कॉर्न सीड दिखाया गया है जिसमें एक कोटिलीडन है, यानी कि इसका जब पत्ता ग्रो करता है तो वो एक ही पत्ता बनाएगा और ये फूड स्टोर नहीं कर पाता। जबकि डाइकॉट के अंदर 2 कोटिलीडन्स होते हैं जो कि इसके सीड कोट के अंदर मौजूद हैं। ये कोटिलीडन राउंड होते हैं और फ्लैट शेप के होते हैं और फैट होते हैं। ये फूड को स्टोर करते हैं। जबकि नीचे पत्ते दिखाए गए हैं, इनके पत्तों में पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि कम्प्लेक्स और ब्रांच वेन्स जो होती हैं डाइकॉट के पत्तों में मौजूद होती हैं। जबकि मोनोकॉट के फूल में 3 यानी कि ऑड नंबर मल्टीपल्स होते हैं मोनोकॉट के पत्ते, यानी कि मोनोकॉट पे जो फूल लगेंगे यहाँ तो उनमें 3 पत्तियाँ होंगी, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 6, 9, ठीक है, इस तरह मौजूद होंगी। ज़्यादातर 6 पेटल वाले जो हैं वो फ्लावर्स देखे गए हैं, जबकि डाइकॉट में 5 या 5 का मल्टीपल मौजूद होता है, यानी कि 5, 10, 15, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल को 2 तरह क्लासीफाई किया जाता है इनके वर्टिब्रल कॉलम को देखते हुए, और इनमें वर्टिब्रा मौजूद होगा उन्हें इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। ऐसे तमाम जानदार जिनमें वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है उन्हें इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। इनमें स्नेल, जेलीफिश, वॉर्म्स आते हैं। इनके साइज स्मॉल होते हैं। वर्टिब्रेट्स में मजीद 5 ग्रुप होते हैं जिनमें सबसे पहला ग्रुप पाइसिस यानी कि फिशेस का है। फिश जो होती हैं ये पाइसिस का मेंबर होती हैं और ये पानी में रहती हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। ये अपना बॉडी का टेम्परेचर अपने इर्द गिर्द के पानी के लिहाज से फ़ौरन मेंटेन नहीं कर पाती। इनकी बॉडी स्केल्स के साथ जो हैं वो कवर्ड होती हैं और ये अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। इनकी बॉडी की शक्ल स्ट्रीमलाइन होती है, जबकि इनका स्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और ये बोनी स्केलेटन रखती हैं, जैसे कि ट्रॉट। एम्फीबियंस को नाम इसलिए दिया जाता है कि ये पानी में भी रह सकते हैं जबकि ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी की कुछ हिस्सा जो है वो पानी में गुजारते हैं जबकि बाकी हिस्सा ज़मीन पर। मिसाल के तौर पर जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये पानी में अंडे देते हैं। पानी में अंडे देने के अलावा ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, सैलमेंडर और न्यूट्स। ये इसकी मिसालें हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल। रेप्टाइल की बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो सख्त होती है, स्केली होती है, खुरदरी होती है और बहुत खुश्क या ड्राई होती है। ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा ज़मीन पर गुजारते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर स्नेक, लिज़र्ड, टर्टल हैं। ये ज़मीन पर अंडे देते हैं और इनकी टांगें 4 होती हैं, जबकि स्नेक्स की कोई टांगें नहीं होती हैं। एव्स यानी कि बर्ड्स। एव्स भी परिंदों को बोला जाता है। इनके पार होते हैं, पारों के साथ साथ इनके फीदर भी होते हैं। पार हम बड़े जो विंग्स होते हैं उनको बोलते हैं, जबकि जो छोटे छोटे इनके हेयर्स मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको फीदर बोलते हैं। जबकि ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और ये बॉडी का टेम्परेचर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए मैनेज करते हैं। इनके पास विंग्स होते हैं लेकिन तमाम बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिच एक बर्ड है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर पाता। इनकी फ्लाई करने की रीज़न के तौर पर कहा जाता है कि इनकी स्केलेटन की जो बोन्स हैं वो हॉलो होती हैं और लाइट वेट होती हैं। मैमल्स की जिस्म पर बाल होते हैं, ये वर्टिब्रेट होते हैं। ब्लू व्हेल एक मैमल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जो पानी में रहता है। बुल एलिफेंट भी एक मैमल है, ये लार्जेस्ट एनिमल है जो ज़मीन पर रह रहा है। लैंड पर अगर पूछा जाए तो फिर है जी बुल एलिफेंट, जबकि अगर पानी में सबसे बड़ा मैमल पूछा जाए तो ये ब्लू व्हेल है। मैमल्स अपने जानदारों को खुद फीड कराते हैं और अंडे देते हैं। ज़्यादातर इनमें अंडे देते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ जो हैं वो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, लाइक ह्यूमंस। ये अपने बच्चों को फॉर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैंगरूज़ के बॉडी के साथ एक पाउच अटैच होता है जिसमें वो अपने बच्चों को रखते हैं। स्पाइनी आंट ईटर जो है वो भी अपने एग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हम इनवर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनवर्टिब्रेट में क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले स्पॉन्ज आते हैं। आपने घर में यूज़ करने वाला स्पॉन्ज देखा होगा, उसमें जैसे सुराख होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी वैसे ही होते हैं। ये स्पॉन्ज
कि सब ग्रुप जो है पूरी फ़िरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम ही इन सुराखों इनकी बॉडी में मौजूद सुराखों की वजह से दिया गया है। इनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो इर्रेगुलर शेप होती हैं। इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती। ये मूव नहीं करते हैं और अपनी बॉडी को किसी रॉक या फ्लोर के साथ अटैच कर लेते हैं और अपनी बॉडी में से समंदर के पानी को गुजारने देते हैं। जैसे छाननी में से पानी गुजरता है तो छाननी में मौजूद पानी में जो चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है वो छाननी यानी कि सीप के ऊपर रह जाती हैं। इसी तरह ये भी अपनी बॉडी में से पानी को फ़िल्टर करता है और उसमें से जितने बड़ी या छोटे जानदार होते हैं ये उनको खा लेता है और बाकी जो पानी होता है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। जेलीफ़िश को नाइडेरियंस भी बोला जाता है। जेलीफ़िश नाइडेरिया ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। फ़िश की बॉडी जेली की तरह होती है और इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। जेलीफ़िश पानी में रहती हैं और इनकी टेंटिकल्स भी होते हैं। टेंटिकल्स उन लंबे लंबे धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है जो इनकी बॉडी के साथ मौजूद होते हैं। वॉर्म एक साइंटिफिक वर्ड नहीं है। इन्हें बाज़ औक़ात इनवर्टिब्रेट को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बॉडी लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब शेप होती हैं और इनकी बॉडी पर कोई लिम्ब मौजूद नहीं होता है, इनको वॉर्म्स में लिया जाता है। वॉर्म्स की सिमेट्री बायलैटरल होती है और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं। ये अगर टच करें तो इनकी बॉडी स्लिपरी होती है और सॉफ्ट टू टच होने के साथ साथ सिलेंड्रिकल शेप होती हैं। ये इनमें एग्जाम्पल आपने अर्थवॉर्म्स जो हैं अपने इर्द गिर्द देखे होंगे। नेक्स्ट आती हैं स्टारफिश को इकाइनोडर्मेटा भी ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप इकाइनोडर्मेटा का एक मेंबर स्टारफिश है। इसकी शक्ल स्टार की तरह होती है। इनमें स्केलेटन्स मौजूद होते हैं और इनका स्केलेटन रिजिड प्लेट से बना होता है। ये थिन स्किन के साथ कवर्ड होते हैं और इनकी थिन स्किन स्पाइन के साथ कवर्ड होती है। इसके तमाम मेंबर पानी में रहते हैं। अर्थवॉर्म ज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ये छोटे छोटे ज़मीन में होल्स क्रिएट करते हैं और ये न्यूट्रिशन का बायस बनते हैं। इसकी वजह से ज़मीन में मौजूद एरेशन का सिस्टम बेहतर होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो हवा में बराबर मौजूद ज़मीन में मौजूद रहता है। स्नेल्स जो हैं ये मोलस्का ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं, स्लिपरी थ्रू टच होती हैं। इनकी बॉडी पर मॉइस्ट सरफेस होती है और इन पर एक या दो शेल्स मौजूद हो सकते हैं। इनकी सिमेट्री बायलैटरल होती है। नेक्स्ट आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड का ग्रुप इंसेक्ट्स पर बिलोंग करता है। इनकी बॉडी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड सर वाला हिस्सा, थॉरैक्स जो है इनकी गले वाला हिस्सा और एब्डोमेन जो है इनका पेट और लास्ट वाला बैक बनती है। इनकी बॉडी पे जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं और इनके पर भी मौजूद होते हैं कुछ के। ये इंसेक्ट्स इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है, मिसाल के तौर पर सिल्कवॉर्म। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, जैसे कि लोकस्ट्स। नेक्स्ट आती है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ तरह के जानदार का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ज़मीन पर मौजूद होना। मुख्तलिफ तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और इनके मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान में मौजूद इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के मौजूदगी, मार्को जो है पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो रहा है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है। इसको कम करने के लिए और एक्सीडेंट होने वाले जानदारों को बचाने के लिए 3 स्टेप लिए गए हैं। पहला, एंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में अपने इर्द गिर्द में अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोगों को मालूम हो कि ये स्पीशी ख़त्म हो रही है और दिन ब दिन इनकी तादाद में कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोग इनका शिकार करना, इनको खाना या इनको नुकसान पहुँचाना बंद कर दें, बल्कि इनको पालने और इनकी अफजाइश के लिए स्टेप्स ले सकें। नेक्स्ट है स्टॉप हंटिंग। इनकी शिकार पर पाबंदी आयद कर दी जाए और ऐसा करने वाले को फ़ाइन किया जाए। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ द डिस्ट्रक्टेड हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशी। इंडेंजर्ड एनिमल्स के हैबिटेट्स जो हैं उनको बाज़ औक़ात डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी रहाइश के लिए या इनके हैबिटेट के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इनके लिए नए इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाएँ और पुराने वाले इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने से रोका जाए। हार्बर बस्टर्ड पाकिस्तान में मौजूद एक बर्ड है। ये काफ़ी इंडेंजर्ड बर्ड है। इसकी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ई हो रही है और इसको बचाने के लिए काफ़ी सरगर्मियाँ की जा रही हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन एनिमल्स और इन बर्ड्स को थ्रेट पहुंचाने वाले कौन से काजेज़ हैं? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।